नमस्कार, मैं रवीन सिंह। अभ्युदय योजना माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे भूगोल 14 जून 2021 को, और इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे उत्तर भारत का जो बृहद मैदान है उसका बचा हुआ पार्ट, और उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जो बृहद मैदान था उसका प्रादेशिक विभाजन देखा था, और उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में एक हमने पढ़ लिया था पंजाब हरियाणा का मैदान, और अब देखते हैं राजस्थान का मैदान। तो दूसरा राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, ठीक है। तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करें, ये इस तरीके से जो अरावली माउंटेन है ऐसे करके, है ना, अरावली लगभग यहाँ पर, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के ये पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा तक, है ना, ये अरावली माउंटेन के पश्चिम में इधर वाला जो ये मैदान है, ये वाला जहाँ पर मैंने इस तरीके की शेडिंग की है, ठीक है, ये भारत पाकिस्तान की सीमा पे, ठीक है, यहाँ पर फैला हुआ है। तो विस्तार इसका क्या है, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा तक विस्तार। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में भारत पाक सीमा तक, भारत पाक सीमा तक इसका विस्तार है, ठीक है। और इस मैदान में कहीं कहीं पर नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। अब आपको लगेगा कि सर मैदान में चट्टानें ये क्यों मिलेंगी? तो अरावली का विस्तार है ना, और अरावली दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन है, तो यहाँ पर पुरानी चट्टानें भी मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी जो भूगर्भिक संरचना है राजस्थान के मैदान की, उसमें कहीं कहीं पर नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें भी मिलेंगी। तो नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है। कभी प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर इस राजस्थान के मैदान में चूँकि यहाँ मरुस्थल है, तो इसलिए यहाँ पर बरखान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बरखान। ये पॉइंट आप लोग नोट करते रहेंगे। बरखान, बरखान क्या होता है? एक्चुअल में ये सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब बालू के बड़े बड़े ढेर जो पवन के द्वारा वहाँ पर डिपॉजिट्स किए जाते हैं, विंड के द्वारा वहाँ पर डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ की प्रमुख नदी कौन है? लूनी। तो राजस्थान के मैदान की प्रमुख नदी कौन है? तो प्रमुख नदी लूनी है। लूनी, प्रमुख नदी का नाम लूनी है। तो यहाँ पर लूनी नदी, और यहाँ पर अनेक खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं इस मैदान में। अनेक खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें यहाँ पर मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सांभर, डीडवाना, लून करंसर, कुचामन, डेगाना, इस तरीके की खारे पानी की झीलें यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा राजस्थान का मैदान, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे 4-5, इसे आपको याद रख लेने हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं गंगा के मैदान की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, गंगा के मैदान के 3 भाग हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और
निम्न गंगा का मैदान। अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। तो इसमें आप स्क्रीन में देखेंगे ये लिखा हुआ है ऊपरी गंगा का मैदान। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 3 पार्ट हैं गंगा के मैदान के। तो गंगा के मैदान पर बेसिकली हम पहले 2-4 पॉइंट यहाँ पर जाने, फिर हम लोग देखेंगे अपर गंगा का मैदान। तो ये है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान है ये। गंगा का जो ऊपरी पार्ट है, गंगा काफ़ी बड़ी नदी है भारत में, तो ऊपरी मतलब जहाँ से हिमालय ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है, फिर बीच वाला और फिर लास्ट वाला मतलब जो है वो पश्चिम बंगाल में है और बीच वाला बिहार में। और ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो पहले गंगा के मैदान में कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग देख लें, फिर इन तीनों को अलग अलग हम लोग समझेंगे। तो गंगा का मैदान, इसका निर्माण एक 4 डीप में गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है गंगा के मैदान का? 4 डीप, इसको इंग्लिश में कहते हैं अग्रगर्त। अग्रगर्त में गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिमालय जब ऊपर उठ जाता है तो वहाँ पर एक गर्त बन जाता है, उस गर्त को बोलते हैं 4 डीप, और हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियाँ उसी में गिरती हैं। तो हिमालय से जितना भी मलबा बहाकर लाती हैं वो इसी अग्र गर्त में डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे वो गर्त भर जाता है और गंगा के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर होगा गंगा के मैदान का विस्तार? तो गंगा जहाँ जहाँ बहती है, वैसे उत्तराखंड में भी बहती है, लेकिन उत्तराखंड में मैदान नहीं है, ज़्यादातर पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। तो गंगा के मैदान का विस्तार कितने राज्यों में है? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। जो यूपी में है उसको ऊपरी गंगा का मैदान, जो बिहार में है उसको मध्य गंगा का मैदान, और जो वेस्ट बंगाल में है उसको निम्न गंगा का मैदान बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं निम्न गंगा के ऊपरी गंगा के मैदान की। चलिए इसकी हम लोग सीमाएं देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो मैप यहाँ पर दिखाया गया आपको इस स्लाइड में, इस पीपीटी में, ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा है। अब इसकी हम लोग पहले सीमा देखते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है सीमाएं? तो इसकी अगर हम लोग उत्तरी सीमा देखें, उत्तरी सीमा, तो आप देख रहे हैं उत्तरी सीमा, यहाँ पर उत्तराखंड है और ये नेपाल है, ठीक है। तो इसकी
राजनीतिक सीमा तो यहाँ से बनेगी उत्तराखंड और इधर से बनेगा नेपाल। लेकिन अगर हम लोग प्राकृतिक सीमा की बात करें तो देखिए, जहाँ से उत्तराखंड ख़त्म होगा, मतलब उत्तराखंड में हिमालय है, तो हिमालय में सबसे लास्ट वाली सीरीज साउथ में कौन है? शिवालिक। और शिवालिक हिमालय यहाँ पर गढ़कुम हिमालय यानी गढ़वाल और कुमायूं हिमालय, इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो शिवालिक है उसको क्या बोलते हैं? गढ़कुम हिमालय यानी गढ़वाल और कुमायूं हिमालय। उसके नीचे यहाँ पर ये लिखा है 100 मीटर समोच्च रेखा। तो यहाँ पर उत्तरी सीमा में इसका जो हमारा ऊपरी गंगा का मैदान है, इसकी उत्तरी सीमा कौन कौन बनाता है? एक तो उत्तराखंड और दूसरा नेपाल, इसको समझना पड़ेगा, दूसरा नेपाल। तो देख रहे हैं ये इधर उत्तराखंड और इधर नेपाल। ये तो ये तो हो गई इसकी राजनीतिक सीमा उत्तर से। लेकिन इसकी हम लोग प्राकृतिक सीमा की अगर बात करें तो उत्तराखंड में यहाँ पर है शिवालिक दक्षिण में, और नेपाल में भी शिवालिक है। नेपाल का जो फुट हिल है, ठीक, यहाँ भी शिवालिक होगा। तो शिवालिक तो ऐसे फैला हो ना, तो उत्तराखंड में भी होगा, नेपाल में भी होगा। तो जहाँ से शिवालिक खत्म है वहीं से ये मैदान शुरू होता है। तो शिवालिक और मैदान के बीच में एक सीमा बनेगी। तो यहाँ पर जैसे ये शिवालिक होगा तो इसके शिवालिक और मैदान के बीच में एक सीमा बनेगी, और नेपाल का जो शिवालिक होगा और ये हमारा ऊपरी गंगा का मैदान होगा, इसके बीच में सीमा बनेगी। तो ये वाली जो सीमा है ये 300 मीटर ऊंचाई की समोच्च रेखा, कंटूर लाइन, और यहाँ पर बनती है 150 मीटर की कंटूर लाइन, ठीक है। तो उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा बनती है 300 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा, समोच्च रेखा, और नेपाल के साथ इसकी सीमा बनती है 150 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा, समोच्च रेखा। तो अब आप ध्यान से समझो, उत्तर में इसका विस्तार यहाँ उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक है, ऊपरी गंगा के मैदान का। तो उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा बनती है 300 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा, और नेपाल के साथ इसकी सीमा बनती है 150 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर में इसकी सीमा बनाने वाली दो समोच्च रेखाएं हैं, 300 मीटर की और 150 मीटर की, ठीक है। इधर ज़्यादा ऊंचाई की समोच्च रेखा है, इधर कम ऊंचाई की समोच्च रेखा। तो ये हो गई इसकी उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा में दो चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी बात करते हैं पूर्वी सीमा। इसकी पूर्वी सीमा देखते हैं। पूर्वी सीमा, अब पूर्वी सीमा देखो यहाँ पर है, ये यहाँ तक बना हुआ है, ये पूर्वी सीमा है ना। इतना बड़ा ये मैदान है। तो उत्तरी देख ली, पूर्वी देखेंगे, पश्चिम देखेंगे, फिर दक्षिण देखेंगे। तो पूर्वी सीमा इलाहाबाद और फैजाबाद को मिलाने वाली 100 मीटर की समोच्च रेखा इसकी पूर्वी सीमा बनती है। कितनी होती है? 100 मीटर की समोच्च रेखा जो इलाहाबाद, फैजाबाद रेलवे लाइन के समानांतर है, रेलवे लाइन के पैरेलल है, समानांतर है। तो ये कह सकते हैं ऊपरी गंगा के मैदान की सीमा इलाहाबाद, फैजाबाद
रेल मार्ग के समानांतर 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है। इसमें दो बातें हैं। 100 मीटर की समोच्च रेखा इलाहाबाद और फैजाबाद रेल लाइन के पैरेलल है और यही निम्न गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं पूर्वी सीमा का निर्धारण इलाहाबाद फैजाबाद रेलवे लाइन भी करती है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम लोग पश्चिमी सीमा की। तो ये मैदान की पश्चिमी सीमा क्या है? पश्चिमी सीमा तो ये हो गई उत्तर में, ये हो गई पूर्व में। अब पश्चिम में हम लोग ये देखेंगे। तो हमने आपको जब इसके पहले सतलज का मैदान बताया था तो यहाँ पर बताया था यमुना नदी, ये यमुना नदी बह रही है, ये ठीक है, ये वाली। ये ठीक, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी सीमा। कौन निर्धारित करता है? यमुना नदी, है ना। देखिए यमुना नदी ये है, ये अब यमुना के पार भी इसका कुछ भाग है तो इसको बोलते हैं यमुना पार प्लेन। क्या बोला जाता है? यमुना पार प्लेन। ध्यान से समझना, ये यमुना नदी बह रही है तो इसकी सीमा होगी निम्न गंगा के मैदान की ये, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ भी है यमुना के पार, इसलिए इसको बोला जाता है यमुना पार मैदान। ठीक है, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद दक्षिणी सीमा। दक्षिणी सीमा तो दक्षिणी सीमा यहाँ देखेंगे, ये पठार है दक्षिण का, है ना। जहाँ से आपको हमने एक इसके पहले वाले लेक्चर में मैप बनाया था इस तरीके से, उसमें आपको बताया था ये। तो यहाँ तक है ये मैदान और यहाँ से शुरू होता है पठार। तो कोई भी उत्तर भारत का मैदान है उसकी सीमा यहाँ पठार से बनती। तो इसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? प्रायद्वीपी पठार। तो इस तरीके से इसका हमने सीमांकन देखा। तो ये हो गई इसकी सीमा। तो कहाँ से कहाँ तक फैला है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग ये अपर गंगा प्लेन में आता है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग अपर गंगा प्लेन में आता है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का मध्य गंगा के मैदान में भी आता है ना। यहाँ इलाहाबाद फैजाबाद की जो रेलवे लाइन है यानी 100 मीटर समोच्च रेखा पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, लेकिन इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ भी है। तो यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? मध्य गंगा का मैदान। देखो लिखा है इलाहाबाद फैजाबाद रेलवे लाइन, ये लिखा हुआ है, लिखा 100 मीटर कंटूर अथवा इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन। ये आप मैप में देखने का प्रयास करो, ठीक है। और इसके बाद से क्या शुरू हो जाता है? हमारा मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा मध्य गंगा के मैदान में भी पड़ता है। क्लियर? और ध्यान से देखो, तो उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ पर दक्षिण में पठार के अंतर्गत भी आता है। तो यूपी का कुछ हिस्सा पठार के अंतर्गत भी आता है। अंतर्गत भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें आते हैं। तो इसमें जैसे बांदा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, ललितपुर है, झांसी। तो कौन कौन से? बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर,
झांसी, ये आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये ज़िले जो यहाँ पर लिखे हैं ये निम्न गंगा के मैदान में ना आकर इसके पठारी क्षेत्र में आते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया इसका सीमांकन। सीमांकन जरूरी है, जब तक आप ये नहीं पता होगा, अगर आपसे इससे पूछ दिया जाए कि ऊपरी गंगा का मैदान भारत के कौन से राज्य में आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है। अब उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ऊपरी गंगा के मैदान से बाहर हैं, है ना, जो पठार के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी हमने आपको बताया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा। उत्तरी सीमा उत्तराखंड नेपाल, उत्तराखंड में 300 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है और नेपाल में 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है। दक्षिण में ये पठार इसकी सीमा निर्धारित करता है। पूरब में 100 मीटर की कंटूर लाइन जो कि इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन के पैरेलल है, तो इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन भी इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। और इधर पश्चिम में कौन, यमुना नदी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यमुना नदी के इधर पार कुछ इसका मैदान है, उसको यमुना पार मैदान बोलते हैं। और तो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश इसी में आता है, ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का इधर मध्य गंगा के मैदान में भी आता है। इतना अभी हम लोगों ने सीखा। हाँ, अब देखते हैं, अब इसका हम लोग एरिया देखते हैं कितना क्षेत्रफल है इसका। हालांकि प्रीलिम में हो सकता है आपका एरिया का आंकड़ा ना पूछा जाए। तो 1,49,029 स्क्वायर किलोमीटर, 1,49,029 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 89% एरिया ऑफ यूपी इसके अंतर्गत आता है। 89% एरिया ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश का 89% क्षेत्रफल ऊपरी गंगा के मैदान में आता है, अपर गंजेटिक, अपर गंगा मैदान में। और शेष जो बच गया 11% लगभग उत्तर प्रदेश का, शेष 11% इसके बाहर है। कुछ हमने आपको बताया था ये पठारी क्षेत्र में है और कुछ ये मध्य गंगा के मैदान में है। तो हमने बताया कि जो इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन है इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, लेकिन इसके आगे भी उत्तर प्रदेश है जो कि मध्य गंगा के मैदान में आएगा, जैसे जौनपुर, गाजीपुर, है ना, बनारस, बलिया, ठीक है। कौन कौन से इधर, ये जो जौनपुर है, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, बलिया, ये जानते कहाँ है, ये है मध्य गंगा के मैदान में। ये इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन के पूरब में है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मध्य गंगा के मैदान में पड़ते हैं। और इधर वाले हमने आपको बता ही दिया, जो कुछ एरिया हमारा उत्तर प्रदेश का प्रायद्वीपीय पठार में आता है, जैसे आपको भी बताया हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, है ना, ये वाले। क्लियर हो गई बात। तो 11% में ये आते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये तो हो गया इसका सीमांकन और कितना एरिया इसके अंतर्गत यूपी का आता है और कितना एरिया इससे यूपी का बाहर पड़ता है, ठीक। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इससे बाहर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी हम लोग भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। मतलब ये जो हमारा ऊपरी गंगा का मैदान है इसकी धरती पर कैसी भू संरचना है, मतलब कौन कौन सी चट्टानें हैं। तो भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, अब इसको आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिए।
यहाँ पर पुराने और नए जलोढ़ से निर्मित ये मैदान है। पुराना क्या होता है? बांगर, और नया क्या होता है? खादर। तो पुराने और नए जलोढ़ से निर्मित, पुराने और नए जलोढ़ से निर्मित है। लेकिन अगर हम लोग व्यापक दृष्टि से इसको देखें तो भूगर्भिक संरचना में विविधता पाई जाती है। जैसे यहाँ जो उपपर्वतीय पेटी है, उपपर्वतीय पेटी, सब माउंटेन बेल्ट, मतलब यहाँ ये पर्वत है शिवालिक यहाँ पे नॉर्थ में, और उसके नीचे क्या है? उपपर्वतीय पेटी। तो उपपर्वतीय पेटी क्या है? शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के साउथ में सब माउंटेन बेल्ट है ये इसकी ऊपरी गंगा मैदान की। तो इसमें दो आते हैं, ये यहाँ उत्तराखंड के नीचे साउथ में, और इधर नेपाल के नीचे साउथ में। इसको क्या बोलते हैं? उपपर्वतीय पेटी। तो इसकी जो उपपर्वतीय पेटी, जो उपपर्वतीय पेटी है, इसमें दो आ जाते हैं, एक तो उत्तराखंड के नीचे और दूसरी नेपाल के नीचे। उत्तराखंड के नीचे शिवालिक, और शिवालिक के नीचे हमारा ये मैदान शुरू होता है, जो 300 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। इसी प्रकार ये नेपाल में भी यहाँ माउंटेन है, और माउंटेन के जस्ट नीचे से क्या शुरू हो जाता है? ऊपरी गंगा का मैदान। तो यहाँ पर 150 मीटर की समोच्च रेखा उसकी सीमा निर्धारित करती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें हैं? तो यहाँ पर टर्सरी युग की चट्टानें हैं, है ना, शिवालिक में। देखो, तो उपपर्वतीय पेटी में कौन कौन सी चट्टानें? टर्सरी, तो तृतीयक युगीन चट्टानें, तृतीयक युगीन चट्टानें। इसका मतलब है ऊपरी गंगा के मैदान में जो शिवालिक से सटा हुआ है, ये लिखा है सब माउंटेन बेल्ट। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखो, उत्तराखंड में माउंटेन शिवालिक, नेपाल में भी माउंटेन। तो जहाँ से माउंटेन खत्म होता है वहीं से तो मैदान शुरू होता है, भाबर याद आ रहा है। तो इसको बोल देते हैं सब माउंटेन, माउंटेन से सटा हुआ क्षेत्र, सब माउंटेन रीजन। तो ये जो सब माउंटेन रीजन है अपर गंगा प्लेन में ऊपर उत्तर में, यहाँ पर तृतीय युगीन चट्टानें पाई जाती हैं, टर्सरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, उदाहरण के तौर पर क्या? लाइम स्टोन और डोलोमाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। इसके बाद ये हटा दें। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये तो हो गया सब माउंटेन रीजन में पाई जाने वाली चट्टानें। फिर इसके नीचे और आएंगे, जब और आएंगे तो यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट मिलेगा, जलोढ़ निक्षेप मिलेंगे इसके नीचे। तो क्वार्टरनरी फॉर्मेशन, कौन से? क्वार्टरनरी फॉर्मेशन मतलब चतुर्थ कल्प, है ना। तो चतुर्थ युगीन चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। तो इसमें जो चतुर्थ कल्प की चट्टानें हैं वो बेसिकली बांगर और खादर के रूप में मिलती हैं। तो मतलब यहाँ पर बाकी हिस्से में क्या मिलेगा? बांगर और खादर, जो हम पहले आपको सिखा चुके हैं। तो ये पुरानी जलोढ़ और ये नवीन जलोढ़। ओके, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़।
तो दो नदियों के बीच का जो ऊंचा भाग होता है उसको दोआब कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, बांगर, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। जैसे मान लो, समझो, जैसे एक नदी ये जा रही और एक नदी ये जा रही, इसके बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है, दोआब, और ये दोआब ही बांगर होता है। तो ये ऊंचा होता है, यहाँ पानी नहीं पहुँचता है, और नदियों के किनारे वाला ये हिस्सा है ये कम ऊंचा होता है, तो यहाँ पर पानी फैल जाता है, वो होता है बांगर। तो जो बांगर, सॉरी क्या होता है, खादर। तो जो खादर है वो नदियों के किनारे है, और बांगर नदियों के, दो नदियों के बीच में ऊंचा भाग। तो ये दोनों जलोढ़ हैं, और ये क्वाटरनरी फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। चतुर्थ युगीन डिपॉजिट है ये बांगर और खादर, तो ये मिलते हैं। ठीक है, तो इसको पंजाब में आपको बताया था बेत बोला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था सतलज का मैदान, तो वहाँ पर खादर को क्या बोलते हैं, बेत बोलते हैं, BET, बेत बोला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जो ये आप गंगा का मैदान पढ़ रहे हैं, पहला हिस्सा ऊपरी गंगा का मैदान, यहाँ पर एक पहले गर्त था, है ना, एक गड्ढा था हिमालय बनने से, वो गड्ढा काफ़ी गहरा था। तो उस गड्ढे में नदियाँ गिरती, और उन्होंने हिमालय से जितना भी मलबा बहाकर लाई इस गड्ढे में डिपॉजिट किया, और धीरे धीरे गड्ढा भरता चला गया। तो अब आप देखो, जैसे मान लो ये गर्त है, तो इसमें नदियाँ गिरेंगी, तो इसमें क्या करेंगे, डिपॉजिट कर, ये जमाती जाएंगी, है ना, ये सेडिमेंटेशन इसमें, इसको भरती जाएंगी, और ये भरते 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 ये एक दिन हो जाएगा ख़त्म, और ये बन जाएगा एक मैदान। तो आप देखें, ये जो डिपॉजिट है, मैदान जो है, ये कितनी गहराई तक है। तो जितना गहरा ये गड्ढा होगा उतने ही मोटाई के यहाँ पर डिपॉजिट्स पाए जाएंगे। जितना गहरा गड्ढा होगा उतने गहराई के डिपॉजिट्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट है, यानी अवसाद है, इस मैदान का जो अवसाद है कितने गहराई तक पाया जाता है। इसका मतलब इसमें खुदाई करते जाएं तो काफ़ी नीचे तक जाएंगे, क्योंकि ये गड्ढा था। ठीक है, तो अवसाद की गहराई देखते हैं कि कहाँ तक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी गहराई तो बढ़ती है, पहले तो ये जान लो, दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी गहराई बढ़ती है। जब हम अपर गंगा प्लेन में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो इसके अवसाद की गहराई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो गर्त बना था, जो गड्ढा बना था, वो उत्तर में ज़्यादा गहरा था और दक्षिण में कम गहरा था। कारण क्या है, हमारी इंडियन प्लेट इससे टकराई थी ऊपर को जाके, तो जिधर टकराएगी उधर गड्ढा ज़्यादा नीचे होगा, है ना। और देखो, ऐसे देखो, है ना, ये इधर जा रही थी ऐसे, उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे जा रही है इंडियन प्लेट, आज भी जा रही है। तो ये वाला पोर्शन टकराएगा तो ये यहाँ गड्ढा ज़्यादा होगा और पीछे वाला पोर्शन उठ जाएगा। तो गड्ढा उत्तर में ज़्यादा गहरा था और दक्षिण में कम गहरा था, इसलिए सेडिमेंट की गहराई उत्तर में ज़्यादा होगी, दक्षिण में कम होगी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा निम्न गंगा के मैदान के अवसाद की गहराई उत्तरी हिस्से में ज़्यादा है, दक्षिणी हिस्से में कम है, सही है। और अगर इसको रिवर्स करके दे दे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और भी यहाँ पर देखना है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब ये बताओ ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिम में सेडिमेंट ज़्यादा गहराई तक पाया जाएगा कि पूरब में? तो आंसर होगा हमारा पूरब में। पूरब में अधिक मोटा अवसाद होगा, सेडिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन प्लेट नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है, तो जो गर्त है इधर ज़्यादा गहरा होगा और इधर कम गहरा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए, 4000 से 6000 मीटर तक की गहराई में ये डिपॉजिट्स पाए जाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अगर इस मैदान की हम खुदाई करें तो ये जो अवसाद है ना, अच्छा अवसाद क्या होता है, ये अवसादी चट्टानें होती हैं, परत दर परत ये जमी रहती है, क्योंकि मलबा क्रमशः जमाया गया। ऐसा नहीं एक ही दिन में सारा नदियाँ लाई एकदम भर दिया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्लोली लेयर बाई लेयर ऐसे बनती चली। तो अगर इसकी हम खुदाई करें तो ये 4000 से 6000 मीटर की गहराई तक हमें मिलेगा। 4000 से 6000 मीटर, तो 4000 से लेकर 6000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर। इसका मतलब है कि निम्न गंगा के मैदान की अगर हम खुदाई करें तो 4 से 6 किलोमीटर की खुदाई करते जाएं, हमें इसके सेडिमेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, ये एक विद्वान थे ओल्डम ने बताया था। ये किसके अनुसार है भाई? अकॉर्डिंग टू ओल्डम इन्होंने बताया था। ठीक है, फिर इसकी एवरेज डेप्थ की बात की गई है। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियम 1300 to 1400 मीटर डीप अकॉर्डिंग टू एरोमैग्नेटिक सर्वे। एक एरोमैग्नेटिक सर्वे किया गया और उस एरोमैग्नेटिक सर्वे में बताया गया कि इसकी जो गहराई है वो 1300 से लेकर 1400 मीटर, 1300 से लेकर 1400 मीटर इतनी गहराई है। तो विभिन्न तरीके के अनुमान हैं और ये गहरा तो है ही, तो ये एक आपको आइडिया होगा। इसका मतलब है कि हम अगर ऊपरी गंगा के मैदान की खुदाई करें तो अगर हम ओल्डम की बात माने तो 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक अगर हम गहराई में खुदाई करें तो भी हमें ये अवसाद मिलता जाएगा। लेकिन उसके नीचे क्या मिलेगा? तो उसके नीचे क्या मिलेगा? तो उसके नीचे फिर से वही ग्रेनाइट चट्टानें मिलेंगी। तो इसके नीचे प्रायद्वीपीय पठार की जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो मिलेंगी। भाई देखो, जैसे ये तेथिस सागर था, या सॉरी ये एक गर्त था, है ना, गड्ढा बन गया था, तो गड्ढा के जो बेस में होगा वो तो वही ग्रेनाइट होंगी ना, और इसमें फिर ये डिपोजिशन हुआ तो ये बनी अवसादी। तो ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के नीचे तक होंगी, बस ख़त्म हो जाएंगी, फिर क्या निकलेंगी? प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें, ग्रेनाइट वगैरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अगर हम लोग देखो यहाँ पर मैप में आप लोग थोड़ी सी नज़र डालिए, ये देखिए ये काली नदी है, काली यहाँ पर लिखा है, ये काली नदी। अगर काली नदी से ऐसे हम एक रेखा खींच दें, ऐसे एक लाइन खींच दें, इधर जैसे जो मैनपुरी ये लिखा है, मैनपुरी नीचे लिखा है, तो ऐसे काली नदी से ऐसे वर्टिकल एक लाइन खींच दे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ये पूरब वाला और ये पश्चिम वाला। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ से ऐसे खड़ी लाइन खींच दी जाए मैनपुरी होते हुए तो दो भाग हो जाएंगे, ये पश्चिम और ये पूरब। क्या हो रहा है इसको? तो इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब ये पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, तो इसके दो भाग हो जाएंगे, है ना, यहाँ से। तो इसके पश्चिमी भाग में क्या क्या है और पूर्वी भाग में क्या क्या है? तो इसके पश्चिमी भाग में दो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से अगर इसकी लाइन हम इसे खींच दें ऐसे करके, तो ये हो गया पश्चिमी हिस्सा, और इधर वाला हो गया पूर्वी भाग। तो ऊपरी गंगा के मैदान के दो भाग हो जाएंगे। तो इसका जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आप देखो, ये देखिए ये गंगा है ना, और ये वाली यमुना है। तो गंगा और यमुना, इसको इधर बनाते हैं। ये इलाहाबाद में मिलती है। एक मिनट इसको,
तो इसके दो हिस्से देखो, तो जो पश्चिमी भाग है ये वाला, इसके दो हिस्से, ये नदी है गंगा और ये नदी है यमुना। तो इधर पाया जाता है, देखो ये इसमें मैप में मध्य गंगा आ गया, एक मिनट, इसमें ये रही गंगा ऐसे, तो यहाँ लिखा है रोहेलखंड, और तो ये हो गया यहाँ पर रोहेलखंड, रोहेलखंड, ठीक है। तो इस रोहेलखंड के अंतर्गत बरेली और मुरादाबाद आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पूरा एरिया रोहेलखंड में आएगा। तो यहाँ पर क्या आते हैं, बरेली और मुरादाबाद, देख रहे हैं ये रोहेलखंड लिखा है, ये बरेली, ये है मुरादाबाद, ये मैप में, ठीक है, ये लिखा रोहेलखंड, क्लियर। तो गंगा नदी के उत्तर में ये आएगा रोहेलखंड, और गंगा नदी के दक्षिण में यमुना के उत्तर में, यानी गंगा और यमुना के बीच में ये दोआब वाला क्या कहलाता है, अपर गंगा यमुना दोआब, क्या बोलते हैं, अपर गंगा यमुना दोआब लिखा हुआ है, अपर गंगा यमुना दोआब, दो नदियों के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, दोआब। तो यहाँ पर ये क्या है, अपर गंगा यमुना दोआब। तो इस निम्न गंगा के मैदान में अगर हम काली नदी के सामने से और मैनपुरी होते हुए एक लाइन खींच दें तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। अब पश्चिमी भाग में दो आएंगे, गंगा के ऊपर वाला रोहेलखंड जिसमें बरेली और मुरादाबाद आएगा, और गंगा नदी और यमुना के बीच में जिसको कहते हैं अपर गंगा यमुना दोआब, इसमें मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, मेरठ, अलीगढ़, मेरठ, ये देख रहे हैं अलीगढ़, मेरठ, आगरा, ये सब आएंगे। तो आगरा, अलीगढ़, मेरठ किस में आएंगे, अपर गंगा यमुना दोआब में, ठीक है। और मुरादाबाद, बरेली ये किस में आएंगे, रोहेलखंड, मतलब गंगा के नॉर्थ में, ठीक है। और इधर सब माउंटेन बेल्ट के नीचे, क्लियर। और यमुना के पश्चिम में भी एक प्रदेश, जिसको यमुना पार प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। अब देखो पूर्वी भाग में आते हैं, इधर वाले में, इधर वाले हिस्से में है ना, इधर वाले वो पूर्वी भाग, उसमें क्या क्या आएगा, पूर्वी भाग में अब देखो ये नदी जा रही है गंगा, थोड़ा सा ये हैंड मेड मैप है तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड होता तो फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता। ये देखिए रिवर गंगा है, ये ऐसे जो यहाँ पर मैं मार्कर से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक मिनट, ये देखो ये गंगा नदी, ये गंगा नदी ये जा रही, ठीक। इधर से ये क्या होगा, पूर्वी हिस्सा, तो ये गंगा के उत्तर में, ये गंगा है, गंगा के उत्तर में ये कहलाता है अवध प्लेन, अवध का मैदान। तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, गंगा के उत्तर में यानी पूर्वी भाग में पहला, गंगा के उत्तर में, गंगा के उत्तर में अवध का मैदान, अवध का मैदान, ठीक है। और दूसरा गंगा के दक्षिण में, देखो ध्यान से, ये तो हो गया अवध का मैदान, इसके नीचे आएंगे तो क्या लिखा है, लोअर गंगा यमुना दोआब। तो दूसरा हो जाएगा गंगा के दक्षिण में लोअर गंगा यमुना दोआब, गंगा के दक्षिण में लोअर गंगा यमुना दोआब। दोआब, ठीक है। तो निम्न गंगा मैदान के चार भाग हैं,
निम्न गंगा मैदान के 4 भाग हो गए। कैसे, देखो समझो। जैसे ये हो गया, ये ऐसे मान लो ये निम्न गंगा का मैदान है, और यहाँ पर काली नदी के पैरेलल ऐसे एक रेखा खींची मैनपुरी होते हुए, ठीक है। ये मान लो काली नदी नेपाल, ठीक है, और यहाँ मैनपुरी है, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऐसे गंगा नदी, ठीक है। तो ये इधर वाला हो गया हमारा रोहिलखंड, ये गंगा है। तो इसका ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। पश्चिमी हिस्सा में गंगा के उत्तर में रोहिलखंड, गंगा के दक्षिण में अपर गंगा यमुना दोआब, ठीक है। फिर इधर पूर्वी भाग में गंगा के उत्तर में क्या होता है, अवध का मैदान, अवध का मैदान, और गंगा के दक्षिण में लोअर गंगा यमुना दोआब, लोअर गंगा यमुना दोआब। तो अब आपको एक आइडिया हुआ होगा, क्या आइडिया हुआ होगा, निम्न गंगा के मैदान के 4 पार्ट हैं, ये आपको यहाँ पर समझा दिए, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट हैं। अब आगे देखते हैं भाई और भी चीज़ें। इसके कुछ उपभाग भी हैं, उपभाग, ऊपरी गंगा के मैदान के कुछ सब डिवीज़न भी हैं, सब पार्ट हैं। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें शिवालिक, तो शिवालिक के नीचे से शुरू हो जाता है, शिवालिक के नीचे से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो शिवालिक जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से मैदान शुरू होता है, मैं इसके पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो इसके नीचे यहाँ पर बड़े बड़े डिपोजिट्स ऐसे मिलेंगे, है ना, ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा, भाबर, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे भाबर, ठीक है। ये जलोढ़ पंख भी होता है, भाबर में ही तो जलोढ़ पंख पाया जाता है। तो जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, ये शंकु के आकार के हैं, तिकोने, तो इसको जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु भी कहते हैं। तो भाबर के रूप में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु पाया जाता है। ये मैंने बनाया है, ये चट्टान, ये त्रिभुजाकार, ठीक है। और त्रिभुजाकार डेल्टा भी होता है। तो डेल्टा तो नदी का बनता है कहाँ पर, समुद्र के किनारे। यहाँ समुद्र तो है नहीं, तो अंदर है। कभी कभी ये सूखता है, तो इसलिए इसको ड्राई डेल्टा भी कहा जाता है। इस शंकु को क्या बोला जाता है, ड्राई डेल्टा, शुष्क डेल्टा। और इसके नीचे जहाँ से भाबर खत्म होगा फिर ये क्या बनेगा, तराई। और ये जहाँ से खत्म होगा क्या बनेगा, बांगर। फिर क्या बनेगा, खादर। क्लियर। तो ये इसके उपभाग हैं। तो यहाँ पर आपको बताया था तराई में क्या पाई जाती है, चिकनी मिट्टी। और यहाँ पर तराई में किसकी खेती होने लगी है, धान और गन्ने की, है ना। और जो बांगर क्षेत्र है ये कृषि की दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है जितना कि खादर है। तो बांगर हमने क्या बताया, 2 नदियों के बीच का एरिया, ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होगी। और खादर नदी के किनारे वाला हिस्सा, इसकी ऊंचाई कम होगी जहाँ पर बाढ़ आएगी। तो खादर क्षेत्र में बहुत सारी फसलें होती हैं। तो अगर हम निम्न गंगा के मैदान में इसको देखें तो देखो, ये यहाँ से शिवालिक खत्म, तो यहाँ से मिलेगा भाबर, फिर मिलेगा तराई, फिर मिलेगा बांगर, फिर मिलेगा खादर। तो ऐसे देखते जाएं, शिवालिक के साउथ में भाबर, उसके थोड़ा साउथ ईस्ट में आएंगे तो तराई, उसके साउथ ईस्ट में आएंगे तो बांगर, फिर नीचे आएंगे तो खादर, ठीक है। इसका मतलब है इधर पश्चिम से पूरब की ओर जाएं, साउथ को आते हुए पश्चिम से पूरब की ओर जाएं तो ये हमें
चारों मिलेंगे। तो ये चारों इसके उपभाग हैं ऊपरी गंगा के मैदान के, जिसको हमने शुरू में पढ़ा था उच्चावच की दृष्टिकोण से विभाजन। तो उच्चावच के दृष्टिकोण से ही तो यहाँ ज़्यादा ऊंचा है, जैसे जैसे खादर की तरफ जाएंगे वहाँ कम ऊंचा होगा। ठीक है, अब इस मैदान का अगर हम लोग स्लोप देखें, ढाल देखें, ऊपरी गंगा के मैदान का अगर हम लोग स्लोप देखें तो नदियाँ देखो कैसे आ रही हैं, इधर से ऐसे जा रही चल के। तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो नदियाँ कैसे चल रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये क्या हो गया दक्षिण, सॉरी उत्तर पश्चिम, और ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व। तो इसका स्लोप हो गया। तो इसका ढाल निम्न ऊपरी गंगा के मैदान का ढाल किधर है, तो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये इसका स्लोप है। अब यहाँ का अगर हम लोग ड्रेनेज देखें, ड्रेनेज, अपवाह मतलब नदियाँ, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो हमने देखा यहाँ की प्रमुख नदी तो गंगा है, क्योंकि लिखाई है गंगा का मैदान, लेकिन गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऊपरी गंगा के मैदान में ड्रेनेज के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, गंगा, यमुना, लिख देता हूँ, गंगा, यमुना, सई नदी, सई नदी। ये जो सई नदी है ना, प्रतापगढ़ इसके किनारे है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। गोमती, गोमती भी आती है, लखनऊ आपने सुना होगा, देखो ये गोमती है, कहाँ चली गई, ये गंगा हो गई, ये गोमती, ठीक है, ये गोमती हो गई। और ये देखिए घाघरा है, ठीक है, ये सरयू, सरजू नदी, ठीक है, जो अयोध्या में बहती है। ये घाघरा की सहायक है, छोटी नदी है सरजू, ठीक है, लेकिन घाघरा को ही वहाँ पर सरयू बोल दिया जाता है अयोध्या में, फैजाबाद में। तो ये गोमती यहाँ की नदी है। गोमती के किनारे कौन कौन से शहर हैं, लखनऊ भी है, सुल्तानपुर भी है, सुल्तानपुर, ठीक है, ये हो गया। घाघरा, घाघरा नदी, तो घाघरा नदी कहाँ है, अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद। तो अगर ध्यान से देखें, ये जो घाघरा नदी है यहाँ पर देखो बनाई गई है मैप में इस तरीके से, ये घाघरा नदी, और ये सरयू इसमें मिल रही है, छोटी नदी है। तो इस घाघरा को ही वहाँ पर सरयू बोल दिया जाता है अयोध्या और फैजाबाद में, पवित्र नदी है। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो गंगा के मैदान को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और लोगों को जल्दी जल्दी ये क्लियर नहीं होता है कि गंगा के मैदान के 3 पार्ट हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया, लेकिन 3 पार्ट में इन तीनों की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मध्य गंगा के मैदान की तरफ। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान बेसिकली भारत के कौन से राज्यों में होगा, बिहार में, लेकिन हमने आपको बताया था थोड़ा सा यूपी का भी हिस्सा आता है यहाँ पर, जैसे बनारस, गाजीपुर, ठीक है, बलिया, ये यहाँ पर आते हैं। तो ज़रा देखते हैं इसकी पहले सीमा हम लोग, तो भौगोलिक सीमा देखते हैं। अब देखो ये रहा मध्य गंगा का मैदान, ये जो स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसमें देखिए बहुत सारी नदियाँ ये बह रही हैं, ये दिखाई गई हैं, ठीक है, नदियों का एक नेटवर्क फैला हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ
की जो प्रमुख नदी है वो तो गंगा ही है, चूँकि मध्य गंगा का मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं। जहाँ से मध्य गंगा का मैदान शुरू हो रहा है वहीं से ऊपरी गंगा का मैदान खत्म हो रहा है। तो यहाँ इधर क्या होगा, ऊपरी, जो हम पढ़ चुके हैं, ऊपरी गंगा का मैदान। तो अब आप याद करो, ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा और मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा एक ही तो होगी। फिर से सुनो, ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा और मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा सेम होगी, और वो क्या थी, 100 मीटर की कंटूर लाइन जो इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग के पैरेलल जाती है। तो यहाँ की, तो मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा आपको पता हुई, तो ये क्या है, 100 मीटर की कंटूर लाइन, क्या बोलेंगे, समोच्च रेखा। ये हो गई इसकी पश्चिमी सीमा। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा तो पूर्व में इधर हो गया ये। तो पूर्वी सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा। देखो हमने क्या बताया, बिहार तक फैला है ये, तो लिखा है कोसी का मैदान। कोसी नदी कहाँ बहती है, बिहार में, और कोसी किसकी सहायक है, गंगा की। ठीक है, तो ये जो मैदान हम देख रहे हैं मध्य गंगा का मैदान, ये केवल गंगा ने नहीं बनाया, गंगा तो मुख्य नदी है, साथ ही साथ यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन कौन सी गंगा में नदियाँ मिलती हैं उन नदियों ने मिलकर बनाया है। तो गंगा के साथ उसकी सहायक नदियों ने मिलकर बनाया है। तो मध्य गंगा के मैदान में इतनी सारी नदियाँ हैं, अभी इस पर हम बताएंगे यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये मैप पे लिखी हुई है। ठीक है, तो बिहार तक फैला हुआ है, और बिहार के बाद क्या शुरू हो जाता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में निम्न गंगा का मैदान होगा, यहाँ पर क्या होगा, निम्न गंगा का मैदान। तो ये क्या है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान दो भाई, ऊपरी गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, और बीच वाला मध्य गंगा का मैदान, जो मुख्य रूप से बिहार में है। ठीक है, और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसकी पूर्वी सीमा किससे बनेगी, इधर बिहार और इधर ये पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वही मध्य गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा है। तो पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा बिहार और बंगाल की सीमा, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा क्लियर हो गई। तो बिहार और बंगाल का जो बॉर्डर है वही मध्य गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। तो ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री हुई, ठीक है, राजनीतिक सीमा हो गई। लेकिन अगर इसकी प्राकृतिक सीमा पूछी जाए तो बंगाल और बिहार के बीच की जो सीमा है ना, वो 30 मीटर की समोच्च रेखा बनाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 30 मीटर की समोच्च रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूर्वी सीमा 30 मीटर की समोच्च रेखा, कंटूर लाइन। तो ये जो समोच्च रेखा होती है ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, और ये जो दो राज्यों के बीच की सीमा बनती है वो राजनीतिक सीमा होती है। तो देखिए मध्य गंगा के मैदान की पूर्वी राजनीतिक सीमा क्या है, बिहार और बंगाल की सीमा। और अगर पूछा जाए इसकी प्राकृतिक सीमा क्या है तो 30 मीटर की समोच्च रेखा। ठीक, तो ये हो गई इसकी पूर्वी सीमा। अब हम लोग बात करेंगे इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा की। तो उत्तरी सीमा, यहाँ पर देखो नेपाल लिखा है, नेपाल, इसके नॉर्थ में नेपाल लिखा हुआ है। तो उत्तरी सीमा नेपाल बनाता है। तो मध्य गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा नॉर्थ में बॉर्डर कौन बनाता है, नेपाल। तो नेपाल तो एक कंट्री है, तो ये तो राजनीतिक सीमा हो गई। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक सीमा भी हमें जाननी है।
तो उत्तरी सीमा नेपाल बनाता है। लेकिन अगर हम ये पता कर लें कि यहीं पर कितने मीटर की समोच्च रेखा यहाँ से गुजरती है, तो वो प्राकृतिक सीमा बन जाएगी इसकी। तो 30 मीटर की समोच्च रेखा, 30 मीटर की समोच्च रेखा, कंटूर लाइन, ठीक है। तो उत्तरी सीमा अगर पूछे जाए कि मध्य गंगा के मैदान की उत्तर में राजनीतिक सीमा कौन बनाता है, नेपाल। अगर ये पूछ दिया जाए मध्य गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा, उत्तर में प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, तो 30 मीटर की समोच्च रेखा। आसान है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो। अब हम आते हैं दक्षिणी सीमा में। दक्षिणी सीमा देख लो, ये देखो यहाँ दक्षिण होगा ये, तो दक्षिणी सीमा क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, छोटा नागपुर प्लेटू लिखा है, पठार। तो दक्षिण में देखो हमारा जो मैदान है ना गंगा का, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पठार। तो यहाँ पर कौन सा पठार पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार। तो दक्षिण में इसकी सीमा कौन बनाता है, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक सीमा हो गई। और यहीं पर 150 मीटर की समोच्च रेखा भी यहीं से गुजरती है, तो फिर ये 150 मीटर की समोच्च रेखा भी हो गई। समोच्च रेखा भी हो गई यहाँ पे। तो क्लियर हो गई इसकी बाउंड्री। तो 150 मीटर की समोच्च रेखा कहाँ से गुजरती है, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण में और छोटा नागपुर के पठार के बीच में, यहाँ से ये 150 मीटर की समोच्च रेखा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सीमा पूछ लेगा आपसे, पूर्व पश्चिम सीमा इसकी क्या है। भाई हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक का मैदान मध्य गंगा का मैदान कहलाता है। वैसे तो मोटे तौर पर मैं जान लिया बिहार, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सीमाएं क्या हैं वो भी तो हमें जाननी पड़ेंगी। एक मिनट, तो इतनी बात क्लियर हो गई, मध्य गंगा के मैदान की हमने भौगोलिक सीमा देख ली। अब हम लोग देखते हैं ये जो मध्य गंगा का मैदान है ना, इसको बोला जाता है हार्ट रीजन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, मध्य गंगा के मैदान को हार्ट रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हार्ट रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का हृदय स्थल क्षेत्र। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व भी है इस जगह पर। आपने अगर 2011 का सेंसस पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं और ये फर्टाइल भी बहुत है। तो जनसंख्या संसाधन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और ये उपजाऊ भी बहुत है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ट रीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब इसके हम लोग उप विभाग देखते हैं, इसके कितने सब डिवीज़न हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ऊपरी गंगा के मैदान के 4 सब डिवीज़न थे और इसके 3 सब डिवीज़न हैं। तो उप विभाग, मध्य गंगा के मैदान के उप विभाग कितने हैं, 3। पहला है सरयू पार मैदान, मुख्य रूप से, वैसे और भी हैं लेकिन यहाँ पर हम 3 आपको मेन बता रहे हैं। सरयू पार मैदान, सरयू पार मैदान, सरयू नदी के पार, और दूसरा गंगा घाघरा दोआब, गंगा घाघरा दोआब दोनों के बीच में, ठीक है। और तीसरा गंगा सोन दोआब,
गंगा, सोन, दोआब, है ना। ये मुख्य तौर पर 3 हैं, और भी हैं, तो उतना शायद आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और भी हम देख सकते हैं, मगध का मैदान भी है, कई हैं, जैसे कोशी का मैदान है ना, ये बहुत सारे लिखे हैं। सोनपार रेंज, ठीक। अब यहाँ की हम लोग नदियाँ देख लेते हैं। नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पर नदियाँ हैं। तो इस मैदान में बहने वाली नदियाँ, आप देखिए इसमें बहुत सारी नदियाँ ये बनी हैं। एक तो ये हो गई गंगा, ठीक है। दूसरी ये देखिए राप्ती, ठीक है। ये लिटिल गंडक, ये गंडक, और ये बूढ़ी गंडक। ये क्रम से देखो, इधर राप्ती है, ये लिटिल गंडक, और ये गंडक, और ये बूढ़ी गंडक, और ये कोसी। तो ये ऊपर उत्तर मतलब गंगा ऐसे बह रही है, तो इधर ये इसका लेफ्ट है और ये इधर राइट है। तो ये इसकी लेफ्ट से सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये इधर से राइट से हैं, जैसे रिवर सोन, ठीक है। ये रिवर कर्मनासा नदी, ठीक है। ये बनारस के पास गंगा से मिलती है कर्मनासा। ये सोन नदी पटना के पास मिलती है गंगा से। इस तरीके से ये रिवर पुनपुन, ये भी पटना के पास देखो मिलती है ये नदियाँ। तो ये नदियाँ, ये दक्षिण, ये मतलब दाईं तरफ से हैं और ये बाईं तरफ से हैं। और ये जो कोसी नदी है, ये वाली, ये आ रही है, ये देखो यहाँ पर लिखा है महाभारत श्रेणी। ये महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय में पड़ती है और इसके उधर से आ रही है, यानी ग्रेटर हिमालय से आ रही है। यानी जो एवरेस्ट वाला क्षेत्र है नेपाल में, वहाँ से ये आती है नदी, यहाँ का पानी बहाकर लाती है ये। तो एवरेस्ट पर्वत, ये देखिए महाभारत लिखा है, महाभारत के नॉर्थ में, ये महाभारत मध्य हिमालय में है, इसके इधर ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय में ये क्या, एवरेस्ट। एवरेस्ट से ये आती है और यह है ना रिवर कोसी, और गंगा में मिलती है बिहार में। अब आप देखो, ये जो रिवर कोसी है, ये नेपाल में 3 यहाँ पर हैं कोसी। यहाँ पर 3 धाराएं हैं नेपाल में। एक है अरुण कोसी, सन कोसी, ताम्र कोसी। अरुण कोसी, सन कोसी और ताम्र कोसी, ये 3 हैं। और तीनों मिलकर जब मिल जाती हैं तो कोसी कहलाती है। देख रहे हैं आप, 3 रेंज यहाँ पर दिख रही हैं। ये है 1, 2, 3, तीनों मिलकर एक बनाती है क्या, कोसी। और कोसी किधर, कोसी का मैदान, कोसी प्लेन, ठीक है। क्लियर। अब देखो इसमें जो, अच्छा ये जो राप्ती है, ये घाघरा से मिलती है, ऐसे आ रही है मिलके, ठीक है। गंगा ये गंगा है, और ये घाघरा है, घाघरा की सहायक राप्ती, और ये लिटिल गंडक, और ये है, तो लिटिल गंडक भी किसकी सहायक है, घाघरा की सहायक है। गंगा ये है, ठीक। तो लिटिल गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक। अब इसमें जो लिटिल गंडक है वो बलरामपुर जिले के पास मिलती है, इसमें घाघरा में, ठीक है। और राप्ती भी घाघरा की सहायक, तो राप्ती घाघरा की सहायक, लिटिल गंडक भी घाघरा की सहायक है, बलरामपुर के पास इसमें मिलती है। तो ये हो गई यहाँ की प्रमुख नदियाँ। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस मैदान की कुछ और खासियत, मध्य गंगा के मैदान की कुछ और भी खासियत यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नदी मियांडरिंग करती है, क्या करती है, मियांडरिंग।
तो मियांडरिंग की वजह से, एक मिनट, देखिए नदी जब मैदान में पहुंचती है ना, जब पर्वत से आती तेज आती सीधे आती है, लेकिन मैदान में पहुंचती तो ऐसे बहने लगती है, इसको कहते हैं मियांडरिंग। तो यहाँ पर नदी मियांडर बनाती है, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं विसर्पण, जैसे सांप नहीं चलता है ऐसे करके, तो वैसे नदी चलती है। तो यहाँ पर नदी क्या बनाती है? मियांडर। और जहाँ मियांडर बनते हैं, जैसे मान लो ये नदी आ रही है इतनी चौड़ी, ऐसे बहती, तो नदी क्या करेगी, इधर पानी बह रहा है ना, और ये क्या करेगी, इधर मिल जाएगी, इधर से पानी बहने लगेगा और ये छूट जाएगा। तो ये छूट जाएगा, ये पानी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, तो इसको कहते हैं गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। तो यहाँ पर गोखुर झील भी पाई जाएगी। ये चूंकि नदी ने ये रास्ता छोड़ दिया, अब नदी इधर से बहने लगी, ये जुड़ गई, इधर बहने लगी, ये छूट गया, तो इसको कहते हैं छाड़न झील, परित्यक्त झील। और इसका आकार गोखुर, गाय के खुर जैसा है, इसलिए इसको गोखुर या ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। तो यहाँ पर नदी, मध्य गंगा के मैदान में नदियाँ मियांडरिंग करती हैं और मियांडर पाए जाते हैं, यानी गोखुर झील पाई जाती है। और यहाँ पर खादर क्षेत्र पाया जाता है, खादर। तो मिडिल गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। देखो कोसी में बहुत बाढ़ आती है, आप जानते ही हो। तो ये पूरा मध्य गंगा का मैदान है, ये सारी नदियों का क्षेत्र। तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है, तो आंसर क्या लगाओगे? मध्य गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। क्लियर? तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर इस मैदान में? तो इस मैदान की विशेषता है गोखुर झील का पाया जाना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्राकृतिक तटबंध पाए जाते हैं। प्राकृतिक तटबंध, इसको लेवीज कहते हैं। लेवीज, लेवीज क्या होता है? प्राकृतिक तटबंध। जैसे नदी ऐसे बहती हुई आ रही है इस तरीके से, तो किनारों पर ये यहाँ मिट्टी जमा देती है, किनारों पर ऐसे, तो इसको कहते हैं तटबंध, लेवीज। तो किनारों पर मिट्टी जम जाती है, इसको तटबंध कहते हैं। और यहाँ पर ताल्स भी पाए जाते हैं, ताल्स। जैसे आपने सुना होगा सुराहा ताल, रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर ताल भी पाए जाते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया मध्य गंगा का मैदान। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम लोग आते हैं निम्न गंगा का मैदान। अगला पढ़ेंगे निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान, फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे। तो गंगा के मैदान के 3 भाग हैं। निम्न गंगा का मैदान देखिए, ये मैप में दिया हुआ है। ये कौन सा राज्य है आप पहचानेंगे? ये है पश्चिम बंगाल। तो निम्न गंगा का मैदान किस राज्य में पाया जाएगा? भारत के पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल का मैप बना हुआ है। तो इसका विस्तार देखा जाए तो अधिकांशतः कहाँ पड़ेगा? पश्चिम
बंगाल में ये फैला हुआ है। भौगोलिक स्थिति इसकी देखें तो इसका अब देखो, इस गंगा के मैदान में, जो निम्न गंगा का मैदान है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इस पश्चिम बंगाल में 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखो ध्यान से देखिएगा। उत्तर में क्या है, हिमालय, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ वगैरह आपने नाम सुना होगा यहाँ पर, है ना। जैसे आपने जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी नाम सुना होगा बंगाल में, यहाँ पर। तो एक हो गया उत्तर में हिमालय, पहला। और जब इधर आएंगे, देखो ये लिखा है, ठीक है, लिखा है छोटा नागपुर का पठार, ये। तो इधर छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार। तो दूसरा यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा देखिए, बीच में ये क्या है, हर जगह गंगा का मैदान। तो पश्चिम बंगाल में तीसरा है गंगा का मैदान, ठीक है। और जो चौथा होगा वो कुछ तटवर्ती मैदान भी है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है इससे फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका कुछ हिस्सा भी यहाँ पर पाया जाता है। तो चौथा है तटवर्ती मैदान, ठीक है। तो इसमें 4 प्रदेश पाए जाते हैं। अब ये जो पश्चिम बंगाल में जो जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी है, इधर आप देखोगे मैप में ये लिखा है जलपाईगुड़ी, ये, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ में। तो जलपाईगुड़ी ये एक्चुअल में भाबर क्षेत्र है, ठीक है। और इसको वहाँ पर दुआर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दुआर। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में भाबर क्षेत्र है, ये कहाँ पड़ता है, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी किस में आता है, भाबर क्षेत्र में। और इसको वहाँ बोला जाता है दुआर, स्पेशली इसको वहाँ क्या बोलते हैं, दुआर। अब यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ की नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर मिलेंगी। तो निम्न गंगा के मैदान में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी तो होगी, वो तो प्रमुख है, उसकी और भी नदियाँ यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। एक मिनट, तो अब यहाँ की नदियाँ देख लो भाई। टाइम हो गया क्या क्लास का, कितना है अभी।
चलिए प्रमुख नदियाँ, यहाँ की ड्रेनेज देखते हैं भाई। ड्रेनेज में कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर? तीस्ता नदी, आप मैप में भी देख सकते हो इसको। तीस्ता नदी, महानंदा, हुगली, मयूराक्षी, हुगली नदी है यहाँ पर, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मतलब पश्चिम बंगाल की जो नदियाँ हैं वो लोअर गंगा के मैदान की नदियाँ होंगी, निम्न गंगा के मैदान की नदियाँ होंगी, ठीक है। तो मयूराक्षी एक्चुअल में हुगली की सहायक है, ठीक है। और दामोदर है, दामोदर भी हुगली की सहायक है। तो ये नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। ड्रेनेज हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये मैदान जहाँ से ख़त्म हो रहा है, मतलब जहाँ पर नदी सागर में गिरती, तो ये नदियाँ बहते हुए आएंगी। ये देखिए हुगली है, ये मयूराक्षी है, ये गंगा तो है ही, ठीक है। गंगा की दो शाखाएँ यहाँ हो जाती हैं पश्चिम बंगाल में। अभी हम लोग भारत का नदी तंत्र पढ़ेंगे तो ये गंगा नदी आ रही है, पश्चिम बंगाल में दो हिस्से हो जाते हैं। एक चला जाता है इधर, ये हुगली है जो कलकत्ता से होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और एक शाखा इसकी चली जाती है जो बांग्लादेश में पहुंचती है, उसको वहाँ पर पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बना है ये फरक्का बैराज, ठीक है। ये यहाँ मालदा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का मालदा नाम सुना होगा आप लोगों ने ये। और ये देखो दामोदर है हुगली की सहायक, और मयूराक्षी हुगली की सहायक, ये नदियाँ दिख रही होंगी आपको, ठीक है। अब आप देखो, ऐसा मानते हैं कि जहाँ नदी सागर में गिरती वहाँ डेल्टा बनता है। तो ये जो नदी है ना हुगली, और इधर जो पद्मा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर मेघना के साथ यहाँ पर डेल्टा बनाएगी, तो यहाँ पर डेल्टा बनाती है। लेकिन ये जो डेल्टा है ना, ये यहाँ का एक्टिव डेल्टा है। कैसा है? एक्टिव। शायद यहाँ लिखा होगा कहीं, मैंने लिखा तो है, ये लिखा हुआ है एक्टिव डेल्टा। तो सक्रिय डेल्टा क्या है? देखिए, सक्रिय डेल्टा का मतलब है जो धीरे धीरे ग्रो करता रहे, है ना, फैलता रहे, उसे कहते हैं सक्रिय डेल्टा। तो गंगा का डेल्टा सक्रिय डेल्टा है। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि गंगा का डेल्टा पहले यहाँ पर बनता था, फिर धीरे धीरे ये फैलते 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 यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और इस डेल्टा का विस्तार हो रहा है सागर की तरफ, इस डेल्टा का सागर की तरफ विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है नई जमीन बनती जाती होगी। तो यहाँ पर डेल्टा चूँकि सक्रिय है, इसका एक्टिव डेल्टा है। अब यहाँ से यूपी पीसीएस 2019 में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना था, वो भी हम समझाएंगे। एक्टिव डेल्टा मतलब ये सक्रिय है और निरंतर इसका विस्तार हो रहा है। तो पहले डेल्टा यहाँ से बनना शुरू हुआ था, और ये फैलते फैलते, ये लिखा है जहाँ पर ये लिखा मोरीबंद डेल्टा, है ना, यहाँ से बनना शुरू हुआ था और बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया, इस जगह तक। तो ये नई ज़मीन बन गई। तो यहाँ ज़मीन का विस्तार होना चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो समुद्र का तल बढ़ रहा है। तो डेल्टा फैल भी रहा है, समुद्र का तल बढ़ रहा है। तो डेल्टा फैला, नई ज़मीन बनी, समुद्र का तल बढ़ गया, उतना भर गया वहाँ पर। लेकिन डेल्टा के फैलने की गति ज़्यादा है और समुद्र के तल की बढ़ने की जो दर है वो कम है, इसलिए यहाँ पर नई ज़मीन का निर्माण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर नई ज़मीन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ इसीलिए आपको देखने को मिलेंगे कुछ नए नए आइलैंड बन जाते हैं। तो कुछ नए नए आइलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने न्यू मूर आइलैंड का नाम सुना होगा। न्यू मूर
आइलैंड, न्यूमूर द्वीप का नाम सुना होगा, ये नया बना हुआ द्वीप है। तो नए आइलैंड कैसे बन जाते हैं, ये बात आपको समझ में आई। डेल्टा का विस्तार हो रहा है और समुद्र का लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन डेल्टा का विस्तार ज़्यादा हो रहा है, लेवल कम बढ़ रहा है, तो कुछ क्षेत्र डूबता है, कुछ क्षेत्र बाहर निकल आता है, तो वो बन जाता है आइलैंड। तो न्यू मूर आइलैंड ये एक नया बना हुआ द्वीप है। और जब नया द्वीप बन गया कहीं पर, तो अब कोई देश कहेगा कि ये तो मेरे क्षेत्र में बना है, तो हम कहेंगे नहीं मेरे क्षेत्र में बना है, तो इसमें विवाद भी पैदा हो जाते हैं। तो न्यू मूर आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच में इसको लेकर विवाद भी है, ठीक है। तो एक्टिव डेल्टा है। अब ये जो डेल्टा है गंगा का डेल्टा, ये मालदा गैप से लेकर, ये जो मालदा है ना, मालदा गैप से लेकर हुगली नदी की वितरिकाओं तक फैला हुआ है। मालदा गैप से लेकर हुगली नदी की वितरिकाएं क्या होती, जब नदी समुद्र में गिरती तो लास्ट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो मालदा गैप से लेकर डिस्ट्रीब्यूटरी जो हुगली की है वहाँ तक ये फैला हुआ है। और इस डेल्टा के 3 रूप हैं। गंगा के डेल्टा के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं, 3 रूप। गंगा के डेल्टा के 3 रूप हैं। पहला ये जो लिखा है मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा, यही क्वेश्चन पीसीएस 2019 में पूछा गया था कि मोरीबंद डेल्टा क्या है, ये आया था क्वेश्चन। अब जो मोरीबंद डेल्टा पूछ लिया गया तो लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं था। तो गंगा के डेल्टा का अगर पूरा स्टडी डीप में करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो गंगा का डेल्टा एक्टिव डेल्टा है और इसके 3 रूप हैं। पहला है मोरीबंद, दूसरा है मैच्योर डेल्टा, परिपक्व डेल्टा, परिपक्व डेल्टा, और तीसरा पार्ट है जो लास्ट में है, यहाँ पर लिखा एक्टिव डेल्टा, तो ये सक्रिय डेल्टा। क्लियर। तो जो मोरीबंद डेल्टा है ये बहुत पहले बन चुका है, तो अब ये सक्रिय नहीं है, ठीक है, ये सक्रिय नहीं है, ये ठोस हो चुका है और जिस पर कृषि बस्तियाँ बसा दी गई, कृषि कार्य किया जाता है। तो मोरीबंद डेल्टा गंगा के डेल्टा का ही भाग है जो कि अब सक्रिय नहीं है, ये ठोस हो चुका है, ये मजबूत हो गया है, मिट्टी यहाँ पर मजबूत हो चुकी, यहाँ पर बस्तियाँ भी बस गई हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है। दूसरा जो परिपक्व डेल्टा है, यहाँ भी मानवीय क्रियाकलाप होने लगी है, ठीक है। और लास्ट में जो एक्टिव डेल्टा है ये अभी मजबूत नहीं है और यहाँ पर नदी अभी भी इसका निर्माण कर रही है, और निर्माण चूँकि हो रहा है तो ये आगे की ओर निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा इस निम्न गंगा के मैदान में डेल्टा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसे बिल्स, ये पूछ लेगा, ये कुछ टर्म है बिल्स, ये फरक्का बैराज के दक्षिण में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फरक्का बैराज कहाँ चला गया, ये लिखा हुआ है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के जब साउथ में जाते हैं तो फरक्का बैराज के दक्षिण में निम्न भाग को बिल्स कहा जाता है। फरक्का बैराज के निम्न भाग को क्या बोलते हैं, बिल्स। और ये बिल्स कैसा होता है, स्वैम्प और मार्सी लैंड होती है। स्वैम्प मतलब दलदल, एंड मार्स मतलब स्वैम्प मतलब जहाँ पर पानी हमेशा भरा रहे, और मार्स का मतलब होता है पानी कभी भी भरा भी हो, कभी कभी सूख भी जाए फिर भर जाए, तो उसको मार्स बोलते हैं। और स्वैम्प का मतलब होता है दलदली, जहाँ पर हमेशा पानी
भरा रहे। तो मुर्शिदाबाद के अगर साउथ में जाएंगे, मुर्शिदाबाद एक हिस्टोरिकल शहर है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी यहाँ पर बनाई थी। तो मुर्शिदाबाद के साउथ में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ का पूरा भाग बढ़ा हुआ डेल्टाई भाग है। यानी मुर्शिदाबाद के साउथ में पूरा डेल्टा के द्वारा नया बनाया गया है, नदी के द्वारा डेल्टा के रूप में नया बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ पर नदियाँ विसर्पण करती हैं और उसकी वजह से यहाँ पर पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर धान की खेती होती है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चट्टानों की बात कर लेते हैं। तो निम्न गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में, निम्न गंगा का मैदान ये जो पश्चिम बंगाल में, इसके पश्चिमी भाग में इधर ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार। और अगर छोटा नागपुर का पठार है तो छोटा नागपुर के पठार पर गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। तो निम्न गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गोंडवाना युगीन चट्टानें मिलती हैं और गोंडवाना युगीन चट्टानों में भारत का 98% कोयला छिपा हुआ है। तभी तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज में और झारखंड के झरिया में बहुत सारा कोयला पाया जाता है। तो अगर हम आपसे ये कहें निम्न गंगा के मैदान के पश्चिमी हिस्से में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। और उत्तरी भाग में जब हम उत्तर में जाएंगे तो यहाँ शिवालिक है, शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण में यहाँ गंगा के, निम्न गंगा के मैदान में तृतीय युग की चट्टानें मिलेंगी। ठीक है। और जब हम साउथ में आएंगे तो यहाँ पर एक्टिव डेल्टा का क्षेत्र है। तो एक्टिव डेल्टा के क्षेत्र में नवीनतम जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से ये हमारा कवर हो गया। अब उत्तर भारत के मैदान में एक पार्ट और बचता है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हो गया टाइम कितना? तो अब इसमें एक और बचा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये और बचा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये असम, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है असम। तो असम के मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ये चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हमारा इतना पूरा होता है और अगले लेक्चर में हम लोग इस बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे और इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, मानसून और झीलें वगैरह, ये सारा टॉपिक हम लोग करेंगे। थैंक यू।